हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अगला लेक्चर देखेंगे। इसके पीछे वाले लेक्चर में देखे थे आप, इसके पीछे वाला लेक्चर नंबर 4 था। उसमें आपको बताया गया था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी SHE क्या होता है, इसके बारे में बता दिया गया था। इसके बाद आपको बताया गया था EMF ऑफ सेल क्या होता है, इसके बारे में बता दिया गया था। आज के क्लास में आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। इसके बाद आज ही के क्लास में होगा कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड के द्वारा आपको बताए थे कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहा जाता है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड का मतलब इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल आपको पता रहता है। ऐसे आपको बता दिए थे कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 वोल्ट लिया जाता है। अगर आप लोग 4th लेक्चर देखे होंगे तो आज का क्लास आपको बहुत ही आसान लगेगा। बोले थे आपसे कि 4th लेक्चर काफ़ी ही इम्पोर्टेंट था, फिर भी आप लोग नहीं देखे हैं तो फिर आपको 5 नंबर लेक्चर में, मतलब कि आज के लेक्चर में थोड़ा सा दिक्कत होगा। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड यानी कि SHE से कनेक्ट करके दूसरे हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे फाइंड किया जाता है। आज का टॉपिक यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो आइए लिखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रोड है कॉपर इलेक्ट्रोड, समझ में आ रहा है। जैसे मान लीजिए कहा जाएगा कॉपर इलेक्ट्रोड है, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड कीजिए। तो किसी भी इलेक्ट्रोड का अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो तुरंत उसको किसके साथ जोड़ेंगे, SHEC के साथ जोड़ेंगे। क्योंकि SHE क्या होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जो कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड का मतलब उसका पोटेंशियल आपको पता होता है। इसलिए किसी भी दूसरे इलेक्ट्रोड का अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो SHE के साथ ही उसको कनेक्ट करेंगे और तब उसका हम निकालेंगे। आइए आपको दिखा रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कॉपर इलेक्ट्रोड है, तो कॉपर इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, तो तुरंत उसको क्या करेंगे, SHE के साथ जोड़ देंगे। आइए हेडिंग लिखते हैं यहां से, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड। कॉपर इलेक्ट्रोड से कैसे हम फाइंड करेंगे। ठीक है, आइए तुरंत हम क्या करेंगे, इसको SHE के साथ जोड़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ बात हो रहा है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। तो जैसे ही स्टैंडर्ड नाम सुनेंगे तुरंत आपके माइंड में बात आनी चाहिए कि ये जो भी हम करेंगे यहाँ पर वो सब स्टैंडर्ड कंडीशन में करेंगे। और स्टैंडर्ड कंडीशन लेक्चर नंबर 4 में बता दिया गया था। ठीक है, तो आइए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, मतलब कि जो भी हम यहाँ प्रोसेस करेंगे वो सब क्या होगा, स्टैंडर्ड कंडीशन में होगा। तो आइए कॉपर इलेक्ट्रोड लेते हैं। अगर इस कॉपर इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो हम इसको SHE के साथ जोड़ेंगे। ये कॉपर का रॉड है, आपको बता दिया गया था कि जिस मेटल का रॉड लेंगे उसी का इसमें सॉल्ट लेना पड़ता है। तो हम लेंगे CuSO4। अब इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो इसको हम क्या करेंगे, SHE के साथ जोड़ देंगे। चलिए, ये SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसके साथ हम कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको बता दिया गया था प्लेटिनम का ये वायर होता है। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर होता है वोल्ट मीटर। ठीक है, इसको हम ऐसे कनेक्ट कर दिए। कोई दिक्कत है तो बोलिए। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो उसको SHE के साथ हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्योंकि भाई इसका ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड है ना, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको पता है 0 वोल्ट होता है,
और इसका निकालना है, तो दोनों को हम कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद आपको बोले थे कि यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज होता है, सुने होंगे, ये यहाँ पर क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज होता है। इस सॉल्ट ब्रिज में चलिए हम यहाँ KCl को भर देते हैं। यहाँ से हाइड्रोजन गैस को इसमें इन्वॉल्व कराया जाता है। चलिए हाइड्रोजन गैस है, यह भी आपको पता होगा अगर फोर्थ लेक्चर देखे होंगे तो, कि इसमें सॉल्यूशन भरा जाता है HCl का, जो कि आयन H+ देता है। इसमें CuSO4 है तो यह भी देगा कॉपर पर 2+। दोनों को हम कनेक्ट कर दिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जब दोनों को कनेक्ट करेंगे तो ये वोल्ट मीटर जो है ना वो रीडिंग बताता है। और एक बात काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो सुन लीजिएगा आप लोग, ये रीडिंग बताएगा और रीडिंग यहाँ पर हम मान लेते हैं 0.34 वोल्ट। तो जैसे ही यहाँ पर आपको कुछ रीडिंग दिखाई देगा 0.34 वोल्ट, वो समझ लीजिएगा कि इस पूरे सेल का वह EMF है। अगर यहाँ वोल्ट मीटर लगाएंगे तो जो भी वो रीडिंग देगा उसका मतलब ये हुआ कि वह पूरे सेल का EMF ऑफ सेल दिया हुआ है। तो ये EMF ऑफ सेल यहाँ वोल्ट मीटर बता रहा है, 0.34 वोल्ट का रीडिंग दे रहा है। ये मतलब ये क्या है, EMF ऑफ सेल है। क्लियर है। स्टैंडर्ड कंडीशन में है तो आप लोग बार बार बोल रहे हैं, भूलिए मत। ये स्टैंडर्ड कंडीशन में है तो सीधा सा मतलब है कि इसमें जो गैस आप लिए हुए हैं उसका प्रेशर 1 atm होना चाहिए। इसमें जो आप HCl लिए हुए हैं तो इसमें H+ का कंसंट्रेशन 1 होना चाहिए स्टैंडर्ड कंडीशन में। और बोल दो टेम्परेचर कितना, 25 डिग्री सेल्सियस। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो इसको केल्विन में चेंज कर दीजिए, 298 केल्विन। ठीक है। यहाँ पर स्टैंडर्ड कंडीशन में है तो इसमें कॉपर प्लस जो लिए हुए हैं इसका कंसंट्रेशन 1 होना चाहिए। स्टैंडर्ड कंडीशन में 1 होता है ना। इसके बाद टेम्परेचर जो है वह होना चाहिए कितना, 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये सारा कंडीशन दिया है तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन है। और स्टैंडर्ड कंडीशन में ही कॉपर इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछा है आपसे। ठीक है। तो हमको पहले ये बताओ, अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज होगा तो आप बता सकते हैं ये क्या है, EMF ऑफ सेल स्टैंडर्ड कंडीशन में है तो इसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान देते रहना, मेरा दोस्त नहीं, स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल इक्वल टू, अब बोले थे आपसे कल EMF ऑफ सेल बता दिए थे कल के क्लास में लेक्चर नंबर 4 में। तो बोले थे EMF ऑफ सेल क्या होता है, तो एनोड में होता है ऑक्सीडेशन, कैथोड में होता है रिडक्शन। तो आपको हम बोले थे कि EMF ऑफ सेल सम होता है किसका, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड और रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड, दोनों का सम होता है। तो पहले नंबर की आपको ये समझ में नहीं आता होगा कि ये दोनों में एनोड कौन है और कैथोड कौन है। बात यहीं अभी पहले दिक्कत होगा आपको कि आपको समझ में नहीं आएगा कि इसमें एनोड कौन है और कैथोड कौन है। तो ध्यान दीजिएगा, आपको बताने के लिए बोल दिए थे कि ये एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही बता सकते हैं कि इसमें एनोड कौन है और कैथोड कौन है। थोड़ा सा धैर्य रखिए, अभी आगे आपको बता देंगे। देखिए कॉपर दिया है और हाइड्रोजन दिया है ना, एकदम आप देखेंगे और बता देंगे कि इसमें एनोड और कैथोड कौन है। तो अभी हम क्या बोल रहे हैं, एक्सपेरिमेंट के द्वारा। अब आगे आएगा तो हम बताएंगे वहाँ, अब एक्सपेरिमेंट करेंगे, एग्जाम में पूछेगा तो। अब मान लीजिए एग्जाम में पूछ दिया कि इसमें एनोड और कैथोड कौन है, तो कहेंगे एक्सपेरिमेंट करके लाएंगे, दिखाइए, नहीं ना। तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, अभी बता रहे हैं केवल, बाद में आपको ऐसा एक ट्रिक बताएंगे कि देख करके आप बता देंगे कि इसमें एनोड और कैथोड कौन होगा। ठीक है।
फिलहाल एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये बता रहे हैं कि निकाला गया इसमें एनोड कौन है और कैथोड कौन है। तो आपको नहीं पता है, हमको पता है। इसमें हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड है यह काम करता है एनोड का, और ये जो कॉपर का है ये काम करता है कैथोड का, कैथोड का काम करता है। तो आपको क्या बताया गया, ईएमएफ ऑफ सेल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड। तो ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया। तो स्टैंडर्ड है तो आप क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। देखते जाइएगा, कोई दिक्कत है? अब देखो स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल का वैल्यू क्वेश्चन दिया है 0.34 वोल्ट। देखते जाइएगा, माइंड यहीं रखिए 0.34। अब देखो तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, तो एनोड का काम यहाँ पर कौन कर रहा है, SHE ना, अरे यही ना। तो हम यहाँ लिखेंगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ SHE प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ CU इलेक्ट्रोड। कोई दिक्कत है तो बोलिए, क्लियर है? कॉपर इलेक्ट्रोड, क्योंकि कैथोड यहाँ पर कॉपर का इलेक्ट्रोड है। अब देखो एक बात आपको याद होगा या नहीं याद होगा, तो अब देखिए लेक्चर नंबर 4 में आपको बोले थे कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी और उसका रिडक्शन पोटेंशियल भी दोनों 0 होगा, क्योंकि आपको बोले हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरह का, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल, तो दोनों ही 0 होगा SHE का। तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी 0 होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी 0 होगा। समझ रहे हो? तो यहाँ खैर बात यहाँ एनोड का काम कर रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। तो उस केस में देखिए 0.34 ये तो 0 हो गया, प्लस क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड, कॉपर इलेक्ट्रोड। क्या यहाँ से आप निकाल दिए? चलिए यहाँ लिख देते हैं, आ गया, बस खत्म। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड इक्वल टू 0.34 वोल्ट। ठीक है, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि इस कॉपर इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताइए, तो आपको बोले थे कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल मैग्नीट्यूड में सेम, लेकिन साइन में अपोजिट होता है। घबराइएगा नहीं कि स्टैंडर्ड सर यहाँ दिया हुआ, अरे स्टैंडर्ड का मतलब भूत नहीं, स्टैंडर्ड कंडीशन में हो रहा है वह इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही, बस स्टैंडर्ड कंडीशन में होने की वजह से उसका नाम दे दिया क्या, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बस बात इतना ही है, अब घबराना नहीं है कि स्टैंडर्ड दिया हुआ है, कुछ स्टैंडर्ड नहीं है। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड बताइए, तो आप कहिएगा कि सर उतना ही होगा, लेकिन निगेटिव लगा दीजिए यहाँ पर। चलिए तो निगेटिव लगा देंगे 0.34 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पर निगेटिव लगा देंगे, वैल्यू होगा उतना ही, आपको बता दिया गया था। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। इतना ही सारा इसमें कॉन्सेप्ट था कि किसी भी दूसरे इलेक्ट्रोड का कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आपको निकाल कर यहाँ दिखा दिए। अब आएंगे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो आइए इसको जल्दी से आप
प्रिंट कीजिए। हो गया, चलिए तो प्रिंट कर लिए। आते हैं हम न्यू टॉपिक में। अब आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किन किन बातों पर डिपेंड करता है, समझे? यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। तो आइए जल्दी से आप लोग लिखिए। मेरे साथ अगला हेडिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, तो एक लाइन आप लोग यहां लिख देंगे। पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये 12th बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स। ठीक है, देखिए कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट नंबर में आपको हम बताएंगे नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, ठीक है, इलेक्ट्रोड के नेचर पर। ऐसे भी आपको पता है, कॉपर इलेक्ट्रोड है तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दूसरा होगा, जिंक इलेक्ट्रोड है तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दूसरा होगा, सिल्वर का इलेक्ट्रोड है तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दूसरा होगा। कहने का मतलब कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इलेक्ट्रोड के नेचर पर डिपेंड करता है, ये बात सबको पता है। नंबर सेकेंड में आपको बता रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आयन के कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है कि आप कंसंट्रेशन ज़्यादा लिए हैं कि कम लिए हैं। जैसे यहाँ पर आपको क्या बोले थे कि ये जिंक का इलेक्ट्रोड है, इसमें हम सॉल्यूशन हम लेंगे किसका, ZnSO4 का, तो ये देगा इसमें ना Zn++ है, ये जिंक का रॉड है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसमें कितना डेवलप होगा, कम डेवलप होगा कि ज़्यादा डेवलप होगा, वह Zn++ के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। समझ रहे हैं? तो वहीं आपको नेक्स्ट पॉइंट है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर में आयन के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। ये बात आपको समझ लेनी चाहिए क्योंकि 12th बोर्ड में डायरेक्ट हिट करेगा। नंबर 3 है प्रेशर। समझे? ध्यान दीजिएगा, ये प्रेशर सिर्फ और सिर्फ गैसियस इलेक्ट्रोड के लिए होगा। मतलब कि अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पर प्रेशर पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ गैस इलेक्ट्रोड के लिए होता है, गैस इलेक्ट्रोड के लिए होगा प्रेशर, उस पर भी डिपेंड करता है। समझे? और लास्ट नंबर और सबसे इंपॉर्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, इसको आप लोग 12th बोर्ड के लिए याद करेंगे। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आपको जो पढ़ना है वो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर, इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। तो आप लोग जल्दी से इसको प्रिंट कर लीजिए। ये सब आप बस पॉइंट वाइज करके लिख दीजिएगा, ये 12th बोर्ड में आ सकता है। चलिए अब आ रहे हैं
कि टेम्परेचर पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे डिपेंड करता है, समझे। और इसमें सबसे फेमस इक्वेशन आएगा नर्स्ट इक्वेशन, आज पढ़ाएंगे आपको नर्स्ट इक्वेशन, जो कि सबसे VVI है। आप जेई मेन एडवांस मेडिकल कोई भी एग्जाम देंगे, जरूर आपको नर्स्ट इक्वेशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे 110%, ठीक। तो हम ये टेम्परेचर का इफेक्ट समझेंगे। अगर आपके घर में इन्वर्टर का बैटरी होगा तो देख लीजिएगा, उस बैटरी पर टेम्परेचर लिखा रहता है 25 डिग्री सेल्सियस या 27 जो भी, लेकिन टेम्परेचर लिखा रहेगा। तो कहने का मतलब कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसको जल्दी से प्रिंट कीजिए। उसके बाद हम आ रहे हैं नर्स इक्वेशन में, जो कि बताएगा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टेम्परेचर से कैसे रिलेटेड रहता है, ठीक। चलिए मिटा दें, हो गया, चलिए हो गया। तो अब आएंगे हम नेक्स्ट टॉपिक नर्स्ट इक्वेशन में, जो कि काफ़ी ही VVI पॉइंट है। अब यहाँ से जो है इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे और बनवाएंगे भी आपको। नर्स्ट इक्वेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए यहाँ पर मेरे साथ हेडिंग दीजिए, नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, नर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन आप लोगों के क्लास में नहीं है। ये IIT JEE तक अगर तैयारी आप करते हैं तो आपके लिए डेरिवेशन नहीं है। अगर आप MSc BSc करेंगे हायर एजुकेशन में तो इसका डेरिवेशन बताया जाएगा। तो हम इसका डेरिवेशन नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पर डायरेक्ट हम लिखेंगे नर्स्ट इक्वेशन E इक्वल टू स्टैंडर्ड E माइनस RT बाई NF ln Q। ln फिर आ गया, आपका जान छोड़ने वाला नहीं है। ये क्या समझ रहे हैं आप कि केमिकल काइनेटिक्स में ln आया था वो जान आपका छोड़ देगा? जी कभी नहीं छोड़ने वाला है। ln नेचुरल लॉग है। और आपको यह भी बोले थे केमिकल काइनेटिक्स में कि अगर आप चाहते हैं इस नेचुरल लॉग को ln को लॉग में कन्वर्ट करना, तो केमिकल काइनेटिक्स में बोले थे कि 2.303 से मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो वह चेंज हो जाएगा, किसमें? लॉग में चेंज हो जाएगा। तो आइए इसको लॉग में चेंज करेंगे, क्योंकि ln में मेरा कोई काम नहीं होगा, कोई न्यूमेरिकल ln में नहीं बनता है, सभी न्यूमेरिकल बनेगा लॉग में। कहने का मतलब कि जो आप लोग लॉग केमिकल काइनेटिक्स में छोड़ करके आए हुए हैं वह फिर आपको फिर पकड़ लिया। लॉग छोड़ने वाला नहीं है, लॉग का वैल्यू आपको देखने आना ही चाहिए किसी भी कीमत पर। लॉग और एंटी लॉग का वैल्यू आपको देखने आना चाहिए, नहीं तो फिर आप इस चैप्टर में भी वही हल करेंगे जो केमिकल काइनेटिक्स में आपका हल हुआ है, ठीक है। तो आइए ln को हम चेंज करेंगे लॉग में। तो इसको करने के लिए आप लिखेंगे E इक्वल टू, ये तो ठीक है स्टैंडर्ड E, ln को लॉग में करना है 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 2.303 RT बाई NF और ये मल्टीप्लाई कर दिए तो ये लॉग Q होगा। और यही आपका हुआ नर्स्ट मेन इक्वेशन, यही है, समझे? ये नर्स्ट इक्वेशन है। अब आइए आपको बता रहे हैं ये सब जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या क्या डिनोट कर रहा है। देखिएगा, आपको बोले थे कि ये क्या होता है, आया था E होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ये E नॉट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आपको बार बार बोल रहे हैं, सब कुछ हो गया है। अगर लेक्चर कोई भी मिस करेंगे आपके लिए कहानी खत्म हो जाएगा। लेक्चर कोई भी मिस नहीं करना है और सब रिवीजन करते जाए। काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस चैप्टर में 11th क्लास और 12th क्लास दोनों का यूज इसमें आता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बोर्ड में तो नहीं, बोर्ड में तो मात्र 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। कभी कभी बढ़ा देता है, ऐसा नहीं है, कभी कभी ज़्यादा पूछ देता है,
मेन, एडवांस और मेडिकल में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, माइंड में याद रखिएगा। तो आइए देखते हैं हम, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसके बाद ई नॉट, ये होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आर बोलिए, आर गैस कांस्टेंट है, आर गैस कांस्टेंट है जिसका वैल्यू आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आया था, यहाँ पे सॉरी, जिसका वैल्यू केमिकल काइनेटिक्स में भी आया था। आर का वैल्यू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन होगा। यहाँ आर का वैल्यू कैलोरी में नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो वैल्यू है वो जूल में ही दिया रहेगा हमेशा। तो जूल में जब दिया रहेगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो ये आर का वैल्यू जूल वाला रखेंगे, जबकि केमिकल काइनेटिक्स में आपको बोले थे कि दोनों रख सकते हैं, कैलोरी भी और जूल भी। ठीक है, तो ये हो गया टी। टी तो आपको पता होगा, टी क्या होता है, टेम्परेचर। लेकिन देखिएगा ये केमिस्ट्री है, टेम्परेचर इसमें हमेशा किस में होता है, केल्विन में आपको लेना पड़ेगा। एन, ये एन जो आपको दिखाई दे रहा है वह लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। देखिएगा किसी भी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन है, क्योंकि भाई यहाँ पर बता रहा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन भी हो सकता है। तो जब ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, जब रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा तो इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। तो हम दोनों को ले रहे हैं क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। समझ लो मेरी बात है, अभी हम ये नहीं बोल रहे हैं कि ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है। तो हम क्या करेंगे, दोनों लिखेंगे कि एन जो होता है वह है लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझे, अगर ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा तो लॉस इलेक्ट्रॉन होगा, अगर रिडक्शन होगा तो ये गेन इलेक्ट्रॉन होगा। बात है जो क्लियर बोल दिए। एफ आइए, फ्राइडे कांस्टेंट। एफ इज द फ्राइडे कांस्टेंट है, ये फ्राइडे कांस्टेंट है जिसका वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा, जिसका वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा 96487। ये एनसीईआरटी में वैल्यू दिया हुआ है कूलम्ब पर मोल, लेकिन आपको याद रखना है, जो वैल्यू याद करने लायक है उसको याद रखिएगा, 96,500 कूलम्ब पर मोल। न्यूमेरिकल में हम इसको यूज करेंगे। एनसीईआरटी बुक अगर आपके पास है तो देख लीजिएगा, फ्राइडे कांस्टेंट का वैल्यू ये लिखा है, इसको मत याद रखिएगा क्योंकि न्यूमेरिकल्स बनाने में आप कैलकुलेशन में फंस जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात, इसको याद रखिएगा क्योंकि हमेशा सभी जगह हम इसका यूज करेंगे, 96,500 कूलम्ब फ्राइडे कांस्टेंट का वैल्यू। क्या कोई क्लियर है? आगे बढ़ें। तो ये था, और इसके बाद सबसे फेमस आएंगे हम, क्यू क्या होता है। नहीं, क्यू ही तो दिक्कत करेगा। क्यू ये होता है रिएक्शन कोसेंट। ठीक है, ये 11th क्लास में आया था जब आपको हम पढ़ा रहे थे, केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा रहे थे, तो 11th क्लास में इनसे मुलाकात आपकी हुई थी। ठीक है, रिएक्शन कोशिएंट से, और फिर आपको ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आ गए हैं। तो आप लोग ऐसा कीजिए कि पहले आप लोग इसको प्रिंट कर लीजिए और तब आपको हम बताएंगे। ये सब कुछ समझ में आ रहा है, दिक्कत आपको कहाँ पर है, ये Q का वैल्यू, रिएक्शन कोशिएंट का वैल्यू कैसे हम निकालेंगे, दिक्कत यही होगा। बाकी सब तो आपको याद करना है। ये R का वैल्यू आपको याद कर लेना है। टेम्परेचर केल्विन में होता है तो क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा। N रिएक्शन को आपको देखना है,
कि वह रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है कि गेन हो रहा है, वह इलेक्ट्रॉन की संख्या है। फैराडे कांस्टेंट 96,500 कूलम आपको याद रखना पड़ेगा। और बाकी देखिए ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू क्वेश्चन देगा, तो आप रह करके और ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं रिएक्शन कोएफिशिएंट जो होता है वह कैसे निकाला जाता है। तो जल्दी से आप इसको प्रिंट कर लीजिए। चलिए तो इसको अब ख़त्म करते हैं और हम आगे आएंगे। अब रिएक्शन कोएफिशिएंट के बारे में समझेंगे। 11th क्लास में तो ऐसे हम केमिकल काइनेटिक्स में केमिकल इक्विलिब्रियम में डिस्कशन कर दिए थे, फिर आपको हम आज डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। तो अगला हेडिंग लिखिए मेरे साथ। लिखेंगे यहाँ रिएक्शन कोएफिशिएंट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दोनों को हम साथ समझाएंगे क्योंकि दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो यहाँ पर एक रिएक्शन लेकर के आपको समझाएंगे। ए बी, यह एक रिवर्सिबल रिएक्शन को हम ले रहे हैं सी, और यहाँ पर हम लिख रहे हैं डी। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ध्यान दीजिएगा, रिवर्सिबल रिएक्शन में आपको पता होगा या नहीं पता है तो ध्यान दीजिएगा। अगर ये रिएक्शन इस साइड में हो रहा है, रिएक्टेंट कन्वर्ट कर रहा है प्रोडक्ट में, तो इस रिएक्शन को हम फॉरवर्ड रिएक्शन बोलेंगे। फॉरवर्ड रिएक्शन बोलेंगे। अगर यही रिएक्शन ऐसे हो रहा है, प्रोडक्ट कन्वर्ट कर रहा है रिएक्टेंट में, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है तो आगे चल करके यह रिवर्स होने लगता है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में। तो अगर प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट करेगा तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं बैकवर्ड रिएक्शन। ये ठीक ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको हम समझाएंगे रिएक्शन कोएफिशिएंट के बारे में और फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में। अच्छा से समझिएगा, पूरा माइंड को बोर्ड पर कंसंट्रेट करके। ठीक है, देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और रिएक्शन कोएफिशिएंट, ये दोनों का लिखने का तरीका एक ही है। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाई रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, ये दोनों का लिखने का तरीका यही है। अगर आप लोग 11th क्लास में पढ़े होंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को Kc और Kp कहा जाता है। ठीक है, लिखने का तरीका है प्रोडक्ट का और बाई रिएक्टेंट का। तो सेम टू सेम रिएक्शन कोएफिशिएंट जो होता है उसी तरह से लिखा जाता है। इसको कैसे हम लिखेंगे, तो प्रोडक्ट का बाई रिएक्टेंट का। तो जैसे मान लीजिए रिएक्शन कोएफिशिएंट है, अगर देखो समझते चलना, रिएक्शन कोएफिशिएंट के बारे में हम पहले बात करेंगे। अगर सभी कंपोनेंट का मतलब कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अगर कंसंट्रेशन दिया हुआ है, कंसंट्रेशन मतलब मोलरिटी, अगर कंसंट्रेशन दिया हुआ है तो रिएक्शन कोएफिशिएंट को हम लिखेंगे QC। कंसंट्रेशन दिया हुआ है तो QC लिखेंगे। और फिर लिखने का तरीका कैसे है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाई रिएक्टेंट का। तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन लिखेंगे, आप यहाँ लिखेंगे C का कंसंट्रेशन, इसका कोएफिशिएंट पावर में, ये भूलिए नहीं, हमेशा से बताते आ रहे हैं। इसके बाद D का कंसंट्रेशन लिखेंगे, इसका कोएफिशिएंट पावर में होता है, बाई रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो A का कंसंट्रेशन उसका पावर A लिखेंगे, B का कंसंट्रेशन उसका पावर B लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया। अगर प्रेशर दिया हुआ है, सभी कंपोनेंट का प्रेशर दिया हुआ है, तो ये रिएक्शन कोएफिशिएंट को इस बार QP लिखेंगे। लिखने का तरीका सबका एक ही है। अब प्रेशर दिया हुआ है ना, तो सबका प्रेशर लिखेंगे, जहाँ कंसंट्रेशन लिखे थे वहाँ पर प्रेशर कर देंगे। तो आप इस बार लिखेंगे प्रोडक्ट का प्रेशर, तो ऐसे लिखिएगा प्रेशर ऑफ C पावर C, देखते जान ध्यान से,
प्रेशर ऑफ डी पावर डी बाई बोलिए प्रेशर ऑफ ए का पावर ए प्रेशर ऑफ बी का पावर बी, प्रेशर ऑफ बी का पावर बी। ठीक, अब ध्यान दो कि दोनों ही में थोड़ा सा डिफरेंस है, और डिफरेंस क्या है कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन के किसी भी स्टेज पर रिएक्शन कोशिएंट को हम निकाल सकते हैं, जबकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप उसी टाइम निकालेंगे जब यह रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। इक्विलिब्रियम का मतलब समझ में आता है? इक्विलिब्रियम का मतलब हम उसको बोलते हैं जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट और प्रोडक्ट रिएक्टेंट, मतलब कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन रहा है तो प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट बन रहा है, दोनों साइड से रिएक्शन होने लगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट प्रोडक्ट रिएक्टेंट, रिएक्टेंट प्रोडक्ट प्रोडक्ट रिएक्टेंट। तो ऐसे जब रिएक्शन हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे कि वह रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, तो जब यह रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसको बोलेंगे। अगर इक्विलिब्रियम में नहीं आया है, मान लो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो हमको ये बताओ कि जब रिएक्शन स्टार्ट करना है तो रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए हम रिएक्टेंट ना लेंगे, प्रोडक्टो ले लेंगे, रिएक्टेंट लेंगे। तो समझना पहले, चलो रिएक्शन को स्टार्ट करना है, हम रिएक्टेंट ले लिए। ठीक, अब ये रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो ये प्रोडक्ट धीरे धीरे बनेगा, समझ रहे हो? तो हम 2 मिनट के बाद, 4 मिनट के बाद, 8 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, समझ रहे हो मेरी बात है? जो भी हम निकालेंगे उस सबको क्या बोलेंगे? क्यूसी बोलेंगे। और जब यह रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ गया उस केस में हम उसको क्यूसी नहीं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी बोलेंगे। कहने का मतलब कि रिएक्शन कोशिएंट का जो वैल्यू है वह हर टाइम पर वैरी करेगा, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू वैरी नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में एक बार ही आता है। क्या कोई दिक्कत है तो बोलिए, क्लियर है? हम आपको ये बोल रहे हैं कि रिएक्शन कोशिएंट का वैल्यू हम रिवर्सिबल रिएक्शन के किसी भी स्टेज पर निकाल सकते हैं, 2 मिनट के बाद, 4 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम तभी निकालेंगे जब वह रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। समझ रहे हैं? इसलिए आगे पॉइंट में बताएंगे कि रिएक्शन कोशिएंट का जो वैल्यू है वह वेरिएबल होता है, जबकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक लाइन लिख देते हैं, एट एनी स्टेज ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे इट्स वैल्यू इज वेरिएबल, इट्स वैल्यू इज वेरिएबल, इसका वैल्यू क्या होगा? वेरिएबल होगा। अब आइए बात हम करते हैं ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। तो कुछ नहीं करना है, जब यह रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तो उस टाइम तो आप अगर कंसंट्रेशन दिया हुआ है, देखते जान ध्यान से, अगर कंसंट्रेशन दिया हुआ है तो आप इसको लिखेंगे केसी, केसी लिखेंगे। लिखने का तरीका वही है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाई रिएक्टेंट का, लेकिन कब? जब इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा तब। तो इक्विलिब्रियम पे आ गया है तो आप लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सी का पावर सी, लेकिन कंसंट्रेशन चाहिए इक्विलिब्रियम पर। डी का कंसंट्रेशन चाहिए कब? इक्विलिब्रियम पर जब रिएक्शन आएगा तब, और उसका पावर डी, उसका कोफिशिएंट पावर में होता है। बाई रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चाहिए इक्विलिब्रियम पर, उसका पावर ए। बी का कंसंट्रेशन चाहिए इक्विलिब्रियम पर, पावर उसका बी। ठीक है, अगर सभी का कंसंट्रेशन नहीं देकर के प्रेशर दिया हुआ है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को केसी नहीं, क्या बोलेंगे? केपी बोलेंगे। और लिखने का तरीका आपको बता दिया गया,
इस बार आप लिखेंगे प्रेशर ऑफ C इक्विलिब्रियम पर पावर C, प्रेशर ऑफ D इक्विलिब्रियम पर पावर उसका D बाई, इसको लिखेंगे A का प्रेशर इक्विलिब्रियम पर पावर A, इसके बाद चाहिए B का प्रेशर इक्विलिब्रियम पर उसका पावर B। कोई दिक्कत है इसमें? यह कब लिखेंगे? तो सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम पर। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये क्यू देखिए, लिखने का तरीका समझ में आना चाहिए। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट का हमको इनसे मतलब है और इनसे भी मतलब है, तो दोनों का लिखने का तरीका एक ही है। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट का है। डिफरेंस क्या है कि रिएक्शन कोशिएंट हम कभी भी निकाल सकते हैं किसी भी टाइम पर, और ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सभी टाइम पर नहीं, सिर्फ और सिर्फ जब यह रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाएगा उस टाइम पर निकालेंगे। बात इतना ही है दोनों में, समझे? कब निकालेंगे? तो एट द बोलो स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम ओनली, समझे? और यहां लिखेंगे इट्स वैल्यू इज कांस्टेंट, इसका वैल्यू कांस्टेंट होगा। क्या कोई दिक्कत है इसमें? सब कुछ क्लियर है? दिखाई दे रहा है नीचे में? ठीक है, तो चलिए हम आगे चल रहे हैं। यहाँ लिख लीजिएगा, दिखाई भी नहीं देता होगा तो इट्स वैल्यू इज कांस्टेंट लिखा हुआ है और यहाँ लिखे हुए हैं एट द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम ओनली। क्लियर? तो इसको जल्दी से आप प्रिंट कीजिए। हो गया? अब देखो अगला पॉइंट जो बताएंगे वो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपको बताएंगे कि अगर QC का वैल्यू, सुनते रहना, QC का वैल्यू अगर KC के इक्वल हो जाएगा तो क्या हम कह सकते हैं कि वह रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगा? एकदम कह सकते हैं, क्योंकि यह इक्विलिब्रियम पर है और यह किसी भी स्टेज पर निकाल सकते हैं। तो जब इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों सेम आ जाएगा तो हम नहीं कह सकते हैं कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। और जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट दोनों सेम होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में होगा उतना ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट में जाता है। तो कहने का मतलब कि इक्विलिब्रियम पर फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट दोनों सेम होगा। कब? जब QC का वैल्यू KC के बराबर होगा, QP का वैल्यू KP के बराबर होगा, उस कंडीशन में। मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो आइए हम एक लाइन लिखेंगे वही बात जो आपको अभी समझा दिए हैं। अच्छा से माइंड लगा करके समझते रहिए, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा समझने में। हाँ, दिक्कत होगा कब? जब आप लेक्चर छोड़ करके देखेंगे तो उस केस में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम जरूर होगा। अगर लेक्चर को आप लोग कंटिन्यू नहीं देखेंगे तो फिर आपको दिक्कत तो होगा ही, क्योंकि ये केमिस्ट्री है, इसमें पहला अगर लेक्चर गया तो दूसरा लेक्चर भी आपका जाएगा ही, इसमें दो राय नहीं है। तो आइए यहाँ पर एक लाइन लिखिए, एक लाइन, इफ QC इक्वल टू KC एंड QP इक्वल टू KP, देन रिवर्सिबल रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, is in equilibrium position and so a rate of forward reaction is equal to the
रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट RF इक्वल टू होगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन RB के। क्या कोई दिक्कत है? अब ध्यान दीजिए, नर्नेस्ट इक्वेशन तो आप लोग देख लिए हैं। अब आपको हम आगे पॉइंट जो बता रहे हैं, ये तो आपको बता दिया गया कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, इसलिए आप लोगों के सिलेबस में नर्नेस्ट इक्वेशन जो है वो किसी सर्टेन टेम्परेचर पर पढ़ना है, और वो कौन सा टेम्परेचर है? रूम टेम्परेचर। यानी कि आप लोगों के क्लास में जो नर्नेस्ट इक्वेशन आपको जो बताए अभी, वह नर्नेस्ट इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ 25 डिग्री सेल्सियस पर पढ़ना है बस। मेरी बात समझ में आ रही है? तो किसी सर्टेन टेम्परेचर पर आप देखेंगे नर्नेस्ट इक्वेशन, इसको हम मिटाएंगे। मिटा दें? चलो, तो टेम्परेचर को चेंज करने से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज करता है, इसलिए नर्नेस्ट इक्वेशन जो है वो सिर्फ और आपको पढ़ना है RTP पर। ठीक है, तो आइए मेरे साथ आप लोग लिखेंगे, माइंड यहीं रखेंगे। नर्नेस्ट इक्वेशन एट RTP। ठीक है, जैसे आपको बताया गया E इक्वल टू स्टैंडर्ड E माइनस G2.303 RT बाई NF log Q, यही बताया गया है। और अब यहाँ देखो, RTP मतलब रूम टेम्परेचर प्रेशर, तो आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो फिर दिक्कत है। रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन होता है। प्रेशर, रूम टेम्परेचर प्रेशर कितना? 1 atm। तो इसी टेम्परेचर पर आपको नर्नेस्ट इक्वेशन पढ़ना है, बाकी दूसरे टेम्परेचर पर नहीं पढ़ना है। समझ रहे हो? क्योंकि टेम्परेचर के चेंज करेंगे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज करेगा। क्लियर है? तो आइए, टेम्परेचर देखो यहाँ केल्विन में होता है, तो 298 रखेंगे टेम्परेचर। प्रेशर तो मतलब नहीं है, R का वैल्यू आपको पता है, F का वैल्यू आपको पता है। तो अगर इसका वैल्यू हम रखेंगे, देखते रहें ध्यान से, इसका वैल्यू अगर हम रखेंगे, R का वैल्यू, T का वैल्यू और F का वैल्यू रखेंगे। फ्राइडे कांस्टेंट है 96,500 कूलम। तो अगर हम इसको रखेंगे तो इसका कैलकुलेशन करने के बाद आपका वैल्यू आएगा 0.0591, इसका पूरा का वैल्यू बाई N, और ये हो जाएगा log Q। यही आपको याद रखना है, इसी पर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, जो कि आपको आगे के लेक्चर में बताएंगे, अभी टेंशन मत लीजिएगा। हाँ, एक बात और ध्यान दीजिएगा कि कहीं कहीं पर, चलिए इसको लिख देते हैं 2.303 RT बाई NF। अगर इसका वैल्यू आप रखते हैं तो कितना लिखा है यहाँ पर? 0.0591 बाई N। तो कहीं कहीं पर इसको ऐसे भी लिख देता है, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 0.06 लिख देगा, लिख सकता है, और बाई N। तो घबराइएगा नहीं, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए ऐसे सभी न्यूमेरिकल्स मैक्सिमम चांस है इस पर पूछे जाएंगे। आप लोग नर्नेस्ट इक्वेशन इसको याद कर लेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स हम कराएंगे अगले क्लास में, और आपको बताएंगे नर्नेस्ट इक्वेशन कैसे हम यूज करेंगे। ये आज की क्लास में नहीं हो पाएगा, आगे की क्लास में आपको नर्नेस्ट इक्वेशन पर क्वेश्चन बताएंगे और इसका यूज बताएंगे कि इसका यूज कैसे किया जाता है। ठीक है, तब तक हम आपको यहीं पर ब्रेक लेंगे, मिलेंगे आपसे हम अगले लेक्चर में। ओके, थैंक यू।